Good evening and welcome to Casa Dialogues on Gunner Shot once again. आप सबको स्वागत है और आज ट्यूसडे का दिन एंड राइट आज हम गनर शॉट में कासा डायलॉग्स में मेरे पुराने दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के साथ हम बात करेंगे अ न्यू स्प्रिंग इन JNK। हिंदी में अगर बोला जाए तो JNK में एक नया बसंत, राइट। इंग्लिश में दो परिणाम निकल सकते हैं, एक तो स्प्रिंग, जो नया स्प्रिंग, और मौसम, जो बसंत का मौसम, वो भी नया स्प्रिंग है, राइट। फॉर मेनी, क्योंकि संकेत जो मिल रहे हैं हमें JNK से कि वहाँ कोई मोड आ गया है और उसके बारे में बात करना अच्छा होता है। इससे पहले कि मैं उस सब के बारे में बात करूं, मुझे बहुत आई मस्ट थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आप हमें सुन रहे हैं, फॉर हैविंग सब्सक्राइब टू गनर शॉट। मैं थोड़ा 2 मिनट में इसके ऊपर बात करूंगा एंड देन आई विल इनवाइट जनरल दुआ ऑन द शो। अभी गनर शॉट में हम 3 शो कर रहे हैं। हफ्ते में 4 या 5 शो हम बार हम आएंगे, उससे ज्यादा हमसे होगा नहीं। मंडे एंड फ्राइडे हम कासा डायलॉग, जो राइट साइड में जो है, right, the picture on the right, that is casa dialogues, right, and that is where we will I will converse with the strategists and military thinkers of repute, right, like today बीच में जो है, that is, I'm going to discuss the military technologies of this century। और ये मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस सेंचुरी जिस जो बहुत अनिवार्य है, जिसके बारे में हम सबको थोड़ा नॉलेज कम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लेफ्ट में है ए पीक इनटू एवरीडे चाइना, और ये चाइना का विश्लेषण होगा, इन डेप्थ विश्लेषण। आज तक मैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से एक्सट्रैक्ट्स लेके आपसे बात करता आया हूँ, पर मैं थोड़ा हटूंगा अभी और खुद का एनालिसिस लाऊंगा। ओके। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी आप सवाल पूछते हो, जितने भी आप कमेंट्स दे रहे हो, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, राइट। कोई ऐसा एक कमेंट भी नहीं है आज तक गनर शॉट चैनल के ऊपर जो मैंने देखा ना हो, राइट। और 2 हफ्ते में एक बार हम एक ओपन सेशन रखेंगे जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो और हम उसका जवाब देंगे, राइट। इसके साथ मैं वेलकम करना चाहता हूं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ को। गुड इवनिंग जनरल दुआ, वेलकम टू गनर शॉट, राइट, Thank you. एंड Thank you, sir. हाउ आर यू? Thank you, sir. Very well. Good to फिर से आपसे दोबारा इस मीडियम पे ताल्लुक करके बातचीत करके अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू मुझे यहाँ पे थैंक्स अ इनवाइट लॉट, कर। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन टू द गनर शॉट चैनल। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको जनरल दुआ के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। वो ही इज बीन द सिस्क ऑफ इंडिया, यानी कि आजकल जो CDS है, उन दिनों में CDS नेता ये उनका रोल अदा कर रहे थे, राइट, एज चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, राइट। बिफोर दैट ही वाज अ को कमांडर ऑफ 15 कोर, राइट, श्रीनगर। ही वाज इन चार्ज ऑफ 15 कोर। और मेरे को अभी भी याद है, जब मैं DGRT था, मैं इनको विजिट करने गया था ऑफिशियली, और हम हमारा विजिट के दौरान बीचों बीच बुरहान वानी का वो किस्सा हो गया था, और उन्होंने बहुत जल्दी से मेरे को हेल्प किया और वहां से बोल दिया कि आप निकल जाओ, क्योंकि यहाँ हालत थोड़ा टाइट होने वाला है और आप यहाँ फंस जाओगे। और अगले दिन मेरा एक कॉन्फ्रेंस था दिल्ली में, सो आई हैड टू गेट बैक एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग। बट ही इज एन एक्सपर्ट इन ऑन कश्मीर, I, I believe so. But he's an expert on many other things, and he is hobby, which is very fascinating, is taking long drives in the Himalayas. I'm sure sometime during the show he will tell us about it, right? And if you can pull out a not picture about it, Satish, I'll be grateful. Right? We have time. Okay, but most importantly, he's been my friend, right? From the days of colonels, we were together. We've done staff college. We've done the higher command together.
उसके बाद हम आर्मी हेडक्वार्टर में साथ काम किया। उसके बाद जब हम ब्रिगेडियर थे उस वक्त भी साथ काम किए थे। जहां मैंने ब्रिगेड कमांड किया तो उन्होंने जाके डिवीजन कमांड किया नॉर्थ ईस्ट में, राइट, उसी इलाके में। और उसके बाद हम जब मेजर जनरल थे तब भी हम आर्मी हेडक्वार्टर में साथ थे, और टुवर्ड्स द एंड भी हम साथ साथ रहे हैं। और आज का जो विषय है इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर नया है हमारे लिए, राइट। पर विल डू इट इन अ लिटिल सिस्टमैटिक मैनर, इन अ इजी मैनर, ताकि अब सबको समझ में आए क्या है, राइट। और ये जो बातचीत होगा ये ज्यादातर हिंदी में होगा, पर अंग्रेजी में भी होगा, क्योंकि बहुत लोग जो साउथ इंडिया से हैं वो they tell me that look, we can't understand Hindi, so you have to will be a bit little bilingual, right? uh, okay, to give a overview of what we are going to speak of, right, इससे पहले कि this thing, ये जो what is written on this, I got this from someone in Kashmir today morning, right? I said what is the ground input, and the ground input is, जो बोलते हैं, it's a long battle, 3 decades of radical space has to be regained and will take time. Our risk is getting lulled into the sense of normalcy and declaring victory too soon. The radicals are down but not out. They have resilience and we need to have strategic patience. ये last sentence है वो important है, right? और आगे बताते हैं कि the final victory is only when majority Kashmiris are comfortable being Indian. Pakistan will remain the pain as it has invested too much in Kashmir. ओके, इसके साथ ये है हम मुद्दे जो हम आज बात करेंगे, मेन इश्यूज ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक। विल टॉक अबाउट द मिलिटेंसी साइकिल, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, द न्यू स्प्रिंग इन कश्मीर, एंड विल टच ऑल दीज। विल गो अलोंग विद दिस थ्रू एंड थ्रू। बट बिफोर वी स्टार्ट एवरीथिंग, जनरल दुआ से मैं दरखास्त करूंगा कि उनका ओपनिंग आइडिया क्या है कश्मीर के बारे में, वो क्या सोचते हैं। गिव अस ओपनिंग idea of it, then we'll take on from where the militancy is. थैंक यू जनरल शंकर, एक बार फिर मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा एक आपने मसौदा सामने रखा है कि हमें इस तरीके से बात करनी चाहिए। मैं आपको मैं चाहता हूं कि हम जो बातचीत करते हैं, काइनेटिक्स पे सब बात करते हैं कि ये हुआ, फिर उतार चढ़ाव आए, फिर हमने उसको टेररिस्ट को किया या लीडर्स को सफाया किया, या फिर मिलिटेंसी कम हुई, फिर वो साउथ ऑफ पीर पंजाल में आई, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वगैरह वगैरह हम बात करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आज के विषय हम इस तरीके से हम इसका विश्लेषण, इसका एनालिसिस करें कि उसका इमोशनल एस्पेक्ट देखें। अगर आप 1 मिनट अपनी स्लाइड, पहले वाली स्लाइड पे दोबारा जाएं, जिसमें आपने कहा कि आज आपको सुबह कश्मीर से किसी ने भेजा है, इसके पहले वाली स्लाइड। ये इस मुद्दे पे मैं आज इसका जिक्र करूंगा, और इस पर मैं बार बार आता रहूंगा जब हम बात करेंगे। 3 decades of radical space has to be regained. It will take time. Radical space, ये space क्या है? ये space है, space in the heart and the minds of the people. Yes, hearts I and minds completely agree with you. तो हमें वो देखना है। तो आप जैसे आपने भी इसमें लिखा है, मैं उसको थोड़ा सा आपने ठीक चीज लिखी है, मैं उसी को खोल के बता रहा हूँ दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए, दैट वी नीड टू गेट द माइंड स्पेस। व्हाट इज माइंड स्पेस? एंड वी आर कंसर्न मोर विद द यूथ। हमें ज्यादा यूथ की तरफ तवज्जो देनी है। वो इसलिए क्योंकि यही आगे का फ्यूचर है, और फ्यूचर में यही लीडर बनेंगे। तो वी हैव टू रिप्लेस द आइडिया ऑफ आजादी। यानी आज के उस दौर में क्या होता है, वहां कश्मीरी यूथ जो होता है वो हम क्या चाहते, आजादी, हम क्या चाहते, आजादी के नारे लगाते हैं। मैंने वहां पे अलग अलग लेवल पे सर्विस की है। जब मैं कोर कमांडर रहा हूं तब भी मैंने कई लोगों से पूछा, आजादी किससे चाहिए आपको? हिंदुस्तान से आजादी चाहिए, भारत से आजादी चाहिए, और आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, या आजाद मुल्क बनाना चाहते हैं? किस आजादी क्या चाहिए? चुप, कोई जवाब नहीं है। उनको मालूम नहीं है। ये अब पीढ़ियों से बन गया है, 2 जनरेशन कम से कम उनके माइंड में एक बात बैठ गई है, हम क्या चाहते हैं, आजादी। जैसे पाकिस्तान में एक लोग ऐसे छोटे बच्चे नारा लगाते हैं
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर क्या है, कश्मीर कहाँ है, इतना भी ना पता होते हुए भी 6 साल का बच्चा बोलता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वहाँ पे। तो ये ज़रूरी है हमें ये समझना, क्योंकि हम लोग जब यहाँ बैठे हैं वो समझते हैं कि वहाँ सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो हमारे को ये इसलिए मैंने आपसे वो स्लाइड वापस माँगी कि हम इस पे वापस आएँगे बार-बार। यानी कि जब हम चर्चा करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि हम इस पे एंड डिक्लेयरिंग विक्ट्री टू सून जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक है। अभी हमें इतनी जल्दी विक्ट्री नहीं मिलने वाली है, उसके लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि जो चीज़ दिलो-दिमाग में नस्ते-नाबूद हो जाती है, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती है। उसके लिए पीढ़ियाँ लगेंगी, 1 या 2 पीढ़ियाँ कम से कम लगेंगी। और जो आखिरी सेंटेंस है, वो बहुत ज़रूरी है कि दे आर डाउन बट दे आर नॉट आउट, दे हैव रेज़िलियंस, यानी कि कल को फिर वो टेररिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, नाम ही उनका टेररिस्ट है। वो 1-2 और बड़े-बड़े धमाके, कोई सुसाइड अटैक 1-2 कर के काया पलट कर सकते हैं, सारी पलट कर सकते हैं। हम सोचते हैं हम आर्मी हटाएँ, लेकिन वो ऐसा हालात पैदा कर दें कि हमें सिक्योरिटी फोर्स और भेजनी पड़े। तो हमें उस सब के लिए चौकस और चौकन्ना रहना है। और जो मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो आपने आखिर में लिखा है कि फाइनल विक्ट्री इज़ ओनली व्हेन मेजॉरिटी कश्मीरीज़ आर कंफर्टेबल बीइंग इंडियन। सो तो हमें क्या करना है? हमें आइडिया ऑफ आज़ादी उनके दिमागों से निकालनी है और आइडिया ऑफ इंडिया उसके दिमाग में आना चाहिए। जब तक ये होगा, तभी हम कह सकते हैं कि कश्मीर में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। Right. If I put it across to those people who, in English, we have to sort out the idea of azadi. Take the idea of azadi out of the normal Kashmiri mind, because the normal Kashmiri mind doesn't know what he wants azadi from. Right. The next thing is it's been 3 decades and 2 to 3 generations of people being under this proxy war, hybrid war from Pakistan and this mind space and radicalization. It will take that much more time, for maybe more, for things to normalize down. We shouldn't be in a hurry. We cannot, declare a victory too soon, and don't take normalcy at its face value. You need to have जी, strategic patience. And victory is when every Kashmiri feels that he is an Indian. Right, एब्स एब्सोल्युटली। right. With this, we will go to the next issue, because to understand the the fundamental problem in Kashmir, and I take my mind back. मैं 1985 में मेरा यूनिट शरीफाबाद में था. उस वक्त मैं कैप्टन था. I went to my unit. I was an instructor in School of Artillery. I went to my unit, spent 10 days in Kashmir, in Sharifabad, which later on became the hotbed of insurgency, right? And in that place, I still remember in 1985, I watched Boris Becker win his first title against Kevin Curran, and we were having a party, right? That was the scene, beautiful place, but it's gone. And militancy started somewhere around that, and it has gone through various cycles. So I think, General Dova, I'll first ask you to explain the cycles of militancy, so that we get an overview of how the whole story has changed, and bring it to where it is today. And then we'll take on the next important landmark, which I feel is the Article 370 and its abrogation. But over to you for the militancy cycle. ठीक है, थैंक यू। उसके पहले मुझे जैसे आपने वाकया बताया कश्मीर का, तो मैं आपको 2 छोटे-छोटे इंसिडेंट Yeah, बताता yeah, हूँ, बोलिए क्योंकि बोलिए. देखिए, मैं तो जम्मू And कश्मीर लाइट sorry to interrupt you, but like you said, we have to personalize the thing या and explain to people our feelings and हाँ, how सो Kashmir was, and तो get a sense to them हाँ, what it is. That's the most. And you made that जैसे point. जैसे आपने कहा कि 1985 में आपने शरीफाबाद में देखा कि तब भी ऐसा कुछ सेंटिमेंट था, वो मैच आपने जो गेम की बात की कि बोरिस बेकर। मैं आपको उससे 2 और पैनी बातें बताता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से हूँ। मैं तो जम्मू कश्मीर के किसी गांव में चला जाऊं, मुझे अपनी रेजिमेंट के बंदे बाशिंदे मिलते हैं, रिटायर्ड हो या सर्विंग हो। और इस वजह से इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई है। मैंने उनकी शादियां अटेंड की हैं और मैयत पे गया हूँ, मतलब और कई चीजें की हैं।
1979 में मैं कमीशन हुआ था, हम लोग सीधा सेंटर जाते थे पहले। इन्फेंट्री ऑफिसर्स 2 हफ्ते के लिए सेंटर जाते हैं। हमारा सेंटर लाल चौक के बहुत पास करेक्ट। है आपने और वहीं भेजा था। था हमें उस दिन। हाँ, तो आप और जो आजकल है वो हम एयरपोर्ट के पास है, लेकिन उस वक्त हमारा पुराना सेंटर था वहां पर, हफ चिनार में था, लाल चौक से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। हम एक इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा था। मैं और मेरे कोर्समेट्स ऐसे बाहर घूमने निकले, अभी दोपहर का वक्त था, और टेस्ट मैच में हम तो रेडियो के साथ उस समय रेडियो ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, रेडियो कमेंट्री सुन रहे थे, और इंडिया की हालत काफी अच्छी थी। हम मतलब वी वर विनिंग, ऐसे लग रहा था हम जीत जाएंगे। और हम लोग फिर हम छोड़ा रेडियो और चल पड़े। आगे जाके हमने एक दुकान पे, मेरे दोस्त ने, मेरे कोर्समेट ने, पंकज सिन्हा, उसने एक किसी से पूछा, एक एक औरत दुकान पे बैठी थी, जनवरी का महीना था, और उसने पूछा उससे कि स्कोर क्या हुआ। तो उसने अपनी कांगड़ी एडजस्ट करी और कहती है, हरा दिया ना तुम्हारे इंडिया ने। तो दैट सेज अ लॉट। हम हंसे और हम खुश हुए, चलो इंडिया जीत गया, और हम चल पड़े। हम यंगस्टर्स थे, लेकिन मुझे वो बात खटकी, शायद हम उस टाइम भूल गए, लेकिन ये दिमाग में रहा। 1983 में मैं कुपवाड़ा में पोस्टेड था, हमारी यूनिट थी कुपवाड़ा में। मैं कुपवाड़ा में पोस्टेड था, और मुझे याद है अक्टूबर की बात है, इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच मैच। हुआ या। श्रीनगर में। बड़ा फेमस है वो, करेक्ट। कि वो इंडिया या। वेस्ट इंडीज का एक मैच, उस जमाने में वनडे वगैरह नहीं हुआ करते थे, और मैच वहां पर हुआ पहले दिन। और याद रखिएगा, जिनको ना ख्याल ना आया हो, 1983 में इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था। वो वर्ल्ड करेक्ट। कप जो कपिल देव की टीम ने जो हारते हारते जीता था। वी स्नैच विक्ट्रीज फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। फ्रॉम वेस्ट इंडीज। और वो हम जीत जीत के आए थे, प्रुडेंशियल कप या जो भी नाम था उसका। तो प्रूडेंशियल वो कप। प्रुडेंशियल कप आई थिंक। और जब यहाँ मैच शुरू हुआ, इंडिया वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज। का, श्रीनगर में नारे लगे इंडियन टीम के खिलाफ, और नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं था। तो तब मैं 25 साल का था। मुझे याद है कि दिमाग में हम सबके कुछ खटका कि कुछ है। उस रात फारूक अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको बुलाया था टीम को, और मुझे याद है कुछ और इंसिडेंट्स के बारे में, उसमें ज्यादा नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ बात खत्म करता हूँ अपनी। एक बताना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं शुरू से। यप। मिलिटेंसी, जो मिलिटेंसी कहते हैं, वो स्टार्ट हुई 1988 में, 87 या में बट जो दिस वाज इलेक्शन। द लीड अप। यस, दिस वाज द सो रन अप। सेंटिमेंट मैंने आपको 79 80 का बताया, फिर 83 का बताया। तो मैं जब जब गया हूँ दूर दराज के गांव के इलाके में या पोस्टों पे चलते हैं, ये इसके अंडर करंट्स हमने हमेशा देखे हैं, ये रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैंने एक किताब भी लिखी है राइट। अभी, अंडर पब्लिकेशन है, उसमें भी ये बातें लिखी हैं। बहरहाल, अभी जब मिलिटेंसी खुले तौर पे स्टार्ट हुई, यानी 88 87 इलेक्शंस के बाद, जब सैयद सलाउद्दीन ने वो गया, हिजबुल मुजाहिदीन बन गया, मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। तो मिलिटेंसी ऐसी होती थी कि टेररिस्ट वायलेंस क्रिएट करते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस उससे लड़ती थी, जिसमें आर्मी, पुलिस और बाद में सीआरपीएफ आई, तो वो या। भी शामिल थे। लेकिन हम उनसे लड़ाई करते थे। जब हम लड़ाई करते थे तो सिविलियन सारे गांव में अपने बच्चों को अंदर खींच के दरवाजे बंद करते थे, वो सामना नहीं करते थे हमारा, सिक्योरिटी फोर्सेस का। बाद में ये वो ऐसी भी होती, शुरू हो। बिल्कुल। तो अब धीरे धीरे मिलिटेंसी जब बढ़ती गई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पकड़ मजबूत की, फिर एक राष्ट्रीय राइफल्स खड़ी करी, फिर इतनी हालत कर दी कि मिड 90s में ये इन्फिल्ट्रेशन इतनी मुश्किल हो गई, और एक्सफिल्ट्रेशन, क्योंकि ये ट्रेनिंग कैंप एक्सफिल्ट्रेट करके जाते थे, पीओके में ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे, और फिर वापस इन्फिल्ट्रेट करके आते थे। तो वो सब जब इनको मुश्किल हो गया, तो इन्होंने साउथ ऑफ पीर पंजाल यानी पुंछ रजौरी रीजन से इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया। तो ये एक बदलाव आया, ये इन्होंने यहाँ शुरू किया। मैं उस समय एलओसी पे कमांडिंग ऑफिसर था पुंछ में, और फिर हमारे यहाँ पे धड़ाधड़ एनकाउंटर होने लगे। मैं उसके बारे में एक और किताब लिख चुका हूँ, इंडियाज ब्रेव हार्ट, उसकी कहानियां जवानों के बारे में, जो उसमें ऐसे ये डिटेल्स एक्सप्लेन की गई हैं। तो
मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी मिलिटेंसी शिफ्ट हुई साउथ ऑफ पीर पंजाल, जम्मू रीजन में, लेकिन वो आते कश्मीर की तरफ ही थे। अपनी घटना Yeah, the final वायलेंस में, destination वो was Kashmir. डेस्टिनेशन कश्मीर कश्मीर थी। फिर हमने 2008 में इन्होंने देखा एक और नया पैंतरा अपनाया मिलिटेंसी ने। हम बात कर रहे हैं मिलिटेंसी ने कैसे उतार चढ़ाव देखे, तो Yeah. मिलिटेंसी ने नया पैंतरा अपनाया। मिलिटेंसी ने क्या किया, सॉरी, मिलिटेंट्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई हैंडलर्स, इनके पाकिस्तान से जो हैंडलर्स थे, सेपरेटिस्ट, सब मिलजुल के इन लोगों ने नए तरीके इजाद किए। 2006 में पैलेस्टीन में इंतिफादा जो हुई थी, तो उसमें पथराव का बहुत इस्तेमाल किया गया, वो पत्थर फेंकते Right. थे। Patthar Fenkna. So that means the Intifada model was adopted Yes. around 2006, 2008. 2006 जब इन्होंने 2008 में जब अमरनाथ वाली वो हुआ, एजिटेशन हुई, और उसके बाद काफी वायलेंस हुई जो पहले कम्युनल हो गई, लेकिन 2009, 10 एंड 11 ये 3 साल, वो 3 साल इन्होंने पथराव को एक जरिया बनाया, प्रॉपर साइंटिफिक तरीके Yeah, से it was पथराव a planned thing. Like, planned. you know, stone throwing was a planned operation. एब्सोल्युटली। आप एक सड़क पे चल रहे हैं, आज आप एक सड़क पे अपनी कार चलाएं और आप किसी को बोले कि जाओ पत्थर लाओ, कहां पे पत्थर मिलते हैं? वहां पे जगह जगह पे बकायदा पत्थर के ढेर लगाए जाते थे पहले सुबह सुबह। फिर लड़के आते थे गांव वगैरह से, उनको पत्थर वहां मिलते थे, पथराव करते थे और 5 बजे सब चले जाते थे। इट वॉज अ 9 to 5 जॉब, Yeah, क्योंकि उन्होंने फिर बस पकड़ के अपने गांव में जाना था। उस टाइम पथराव yeah, सिर्फ I agree हाईवे with पे, you. सिर्फ हाईवे के आसपास होता था पथराव, ऑल अलोंग द हाईवे ओनली, बिकॉज फिर वो Yeah, चले all जाते along थे। crossroads. Absolute, all along crossroads. Crossroads were obviously the hubs and junctions. Yeah. So मेरा कहने का मतलब ये है, तो उन्होंने पथराव को यूज किया। पथराव क्यों यूज किया? वो इसलिए कि इंतिफादा पैलेस्टीन की स्ट्रगल की तरह उन्होंने देखा कि पथराव in the western countries, in the western capitals, it goes down as unarmed struggle, मतलब ये बिना हथियार के है, ये हथियार नहीं कर रहे। तो अगर आर्मी या पुलिस फायर करती है तो कहते हैं निहत्तों पे वार किया। हालांकि वो पत्थर मार रहे हैं, पत्थर से, बिल्कुल। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। पत्थर इतना वायलेंटली किसी को लग जाए, किसी की आंख चली जाती थी, किसी का जबड़ा टूट जाता था, लेकिन ये पत्थर मार रहे हैं। सो दिस इज व्हाट दे स्टार्टेड। अच्छा, उसके बाद हमने देखा, मैं 2015 में कोर कमांडर बना कश्मीर में, 15 जीओसी 15 कोर। उसके पहले हम हमेशा देखते थे कि ये अगर हरा झंडा या काला झंडा फहराते हैं फ्राइडे मॉस्क प्रेयर्स, मस्जिद की नमाज के बाद, जुमे की नमाज के बाद, तो ये अपना कवर करते थे फेस। लेकिन 2015 में एक नई चीज हुई। 10 लड़कों ने एक राइफल पकड़ी, उनका लीडर था एक स्मार्ट हैंडसम कश्मीरी, और उसने इन्होंने फेसबुक पे अपनी फोटो छाप दी। तो फेस कवर करना नहीं, एक राइफल पकड़ के सोशल मीडिया पे छापी। ये क्यों? ये इसलिए कि अब तक इतनी ज्यादा सख्ती हो चुकी थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि इनको एक्सफिल्ट्रेशन और इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल होता जा रहा था, रिक्रूटमेंट मुश्किल होती जा रही थी, क्योंकि तब तक सीज फायर आ चुका था। एक 2003 में सीज फायर हो गया था, तो थोड़े एलसी पे भी हम लोग उनको इफेक्टिव हो चुके थे। और अब क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ये एक आइडिया लिया अरब स्प्रिंग से, जैस्मिन रेवोल्यूशन से। वहां पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था। So तो इन्होंने भी saying is 2016, the second turn, or almost the penultimate turn of 2015, using social media, 15, 14, 15, 16, somewhere around that time. Like this step Burhan Wani who came into prominence. बुरहान वानी ने अपनी फोटो डाली अपने साथियों के साथ, बिल्कुल ठीक। Right, and depicting an Arab Spring, some kind of a local color revolution, that kind of a idea. They took that idea that they can use social media to their advantage. And that's, so what you actually so far described, and I'm sure there's another mode which we'll talk of, right, which is right now. Yes. So you're talking of a time when it was violence. From violence it went to patrav it's gone to stone pelting and
then, and now we're on the social media and the Arab Spring, Intifada to Arab Spring, and And today and what it is. and today, when we talk of stone pelting now, I mean, now I'm still talking of 2016, when it was so violent before Burhan Wani was eliminated in July, on 8th of Yeah, July 2016, with the incident you spoke about. Um, Earlier, they used to क्लोज themselves indoor, पर अब वो लोग क्या करने लग गए कि पथराव की भीड़, जैसे कोई एनकाउंटर के लिए हम पहुंचते, अगर जैसे ही मिलिटेंट को घेरा डाल दिया जाता, कॉर्डन डाल दिया जाता, ये पथराव की टीम आ जाती और हमारे ऊपर पथराव करना शुरू कर देती हमारे सोल्जर्स पे। तो ये उल्टा था, ये हमें मिलने के लिए आते थे और ये मोबाइल फोन काम आ रहा था इनके। ये सोशल मीडिया से मोबिलाइज करते थे कि ये फौज आ गई है इस गांव में, और सारी जगहों से यहाँ इकट्ठे आ जाते थे लोग और पथराव करना शुरू करते थे, नारे लगाते थे। मस्जिद के yeah, माइक से अनाउंसमेंट होती थी, और एक दो बार किस्से ऐसे हुए हैं कि इन्होंने मिलिटेंट्स को घेरे से एस्केप निकाल, करने में, yeah. भागने में मदद की है, So क्योंकि these हम people, बेहदों की गोली नहीं yeah. So they gave an escape valve to all the militants, right? And they so gave, they were acting as a force multiplier. yeah, They were, for the they were militancy, Yes, for the yeah, militancy, they were for the acting as a force militancy. multiplier for them. So, these are the ups and downs we've seen. And today, the last thing that we are seeing now is rebranding. Now, Pakistan is under FATF sanctions for last few years. They always are slipping on the tottering between grey and blacklist. तो अभी लगता है, डर लगता है इनको कि उसमें चले जाएंगे, तो वो लोगों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रीब्रांड कर दिया। कई नाम, द रेजिस्टेंस फ्रंट, अगर आप उसमें जमात उल दावा या लश्कर तायबा या जैश ए मोहम्मद नाम देते हैं तो वो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट एक बड़ा एक्सेप्टेबल सा नाम लगता है। अगेन, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है, और आपको टाइम लगेगा इसमें डोजियर बनाने में और उसमें सबूत देने में यूएन में, और उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने में, इसलिए उन्होंने नए नाम बना दिए। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है मिलजुल के, और आजकल वो इंटरनेट का इस्तेमाल, फायदा इसका फायदा उठा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंटरनेट को भी। Yeah, they're also using violence, like, a chap comes without weapons, he suddenly takes हाँ, out something, I was coming to that. yeah, That is the last one. that's the current phase that is. That is now the hybrid terrorist. Yeah, What happens as a hybrid terrorist is, अब इनके पास ट्रेनिंग के लिए ना इनके पास रह गई है जगह, ना इनके मौके मिलते हैं, ना ये एक्सफिल्ट्रेट कर पाते हैं, ना यहाँ अंदर ट्रेनिंग कर पाते हैं। तो आजकल वो AK-47 विल्डिंग मिलिटेंट्स बहुत कम है। ये एक पिस्टल, क्योंकि एक पिस्टल को ऑपरेट करना, उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए। yeah, एक ग्रेनेड को फेंकना, उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ये आप इंटरनेट से देख के कर सकते हैं, फिल्में देख के कर सकते हैं। तो आज का जो हाइब्रिड टेररिस्ट है, ये क्या कर रहा है? अब क्या हुआ है कि आर्टिकल 370 की डाइल्यूशन के बाद हालात बहुत बहुत अच्छे हो गए हैं पहले के मुकाबले, हर लहजे में। उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो जब ये हालात ऐसे हो गए हैं, तो अब ये नहीं चाहते कि लोगों के दिमाग में आ जाए कि अब तो बड़ा नॉर्मलसी की तरफ हम चल रहे हैं। अभी स्कूल बंद नहीं हो रहे, बंद हड़ताल नहीं हो रही, पथराव नहीं हो रहे, टूरिस्ट आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, शिकारे चल रहे हैं, हाउस बोट चल रहे हैं। अगर सब कुछ चलता जाएगा तो आवाम के दिलो दिमाग से वो खौफ, वो डर हट जाएगा। तो इंस्टिल फियर ये चाहते हैं कि कभी ना कभी कुछ इंसिडेंट की, तो इन्होंने टारगेटेड किलिंग्स, they have to do something or the other to keep fear alive, and so And that since normal man and the normal people don't become part of India. True. So that is what they want. You're right. And that is where they start doing something without even having trained manpower. This is a normal boy who lives in society. He comes up, picks a pistol and shoots a chemist, or shoots a Bihari labor, shoots a Kashmiri Pandit, even better, because then it becomes a targeted killing. Yes. So now, what is all this? उसमें वो क्या करता है? एक पिस्टल से एक गोली चलाता है या एक ग्रेनेड फेंकता है, और पिस्टल फेंक देता है, और उसके बाद वो दोबारा इंसिडेंट नहीं करता टेररिज्म का। तो उसके ऊपर सस्पिशन ही नहीं आती, उसके ऊपर उसका नाम ही नहीं आया, उसका कहीं वो नहीं आया, उसको पता नहीं चला। उसके फैमिली, उसके आसपास, उसके कम्युनिटी में मालूम है, यकीनन मालूम होगा, लेकिन वो बताते नहीं है। इस तरीके से ये हाइब्रिड टेररिस्ट आज जो ऑपरेट कर रहे हैं, ये इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। So today we are at the
turn of hybrid terrorism, right? So, True. okay, now I'd like you to spend about a couple of minutes on the abrogation of Article 370 जी जी and what effect it has had. I mean, look, we all know Article 370 has changed the complete scenario in Jammu and Kashmir. I'll leave you to talk about Jammu and Kashmir, but more importantly, it just sidelined Pakistan. The absolutely. Pakistani army did not know how to respond. If you read any Pakistani writer, जो भी विश्लेषण पाकिस्तान के अंदर आप पढ़ोगे, वो यही जी बोलता है कि भाई आर्मी को ये आर्टिकल 370 ने साइडलाइन कर दिया. And Pakistan did not have a political answer. And Pakistan could not also muster international support to go against India because I think there is a fatigue, Pakistan fatigue in the world. Right, this is the external factor, but I don't want to spend time on the external factor. आप थोड़ा internal factor के ऊपर बताइए आपके experience के साथ. देखिए, आपने बहुत पुख्ता बिल्कुल ठीक चीज कही कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने से, एक्चुअली एब्रोगेट नहीं, टेक्निकली Okay, वो डाइल्यूट right. किया गया है. Okay, सो yeah, I understand that. इट अमाउंट्स टू द सेम थिंग. आर्टिकल 370 की डाइल्यूशन से जब जब मैं कोर कमांडर था, आपको मालूम है, तब हमने उड़ी में जब टेरर अटैक हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और उससे एक नई श्रृंखला शुरू हुई. मेरी समझ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 जो डाइल्यूट किया है वो एक सर्जिकल स्ट्राइक है पूरे पाकिस्तान surgical strike. पाकिस्तान एंड कश्मीर, पाकिस्तान कश्मीर इम्ब्रोग्लियो के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है. बिकॉज जैसे आपने कहा, इट हैज नॉक द विंड आउट ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली पाकिस्तान आर्मी, एज फार एज देयर ranting about कश्मीर इज कंसर्न्ड. Yes. उनका स्टेटस, मतलब कुछ स्टेटस ही नहीं रह गया to talk about Kashmir, because they have just made it into two union territories and it's an internal matter. So we have done this. What they keep doing with Gilgit Baltistan, actually they did it many years ago. So the fact is, हमने जो डिवीजन किया और जो हमने स्टेटस चेंज किया, और ये मेरी तरफ से इट्स अ बोल्ड स्टेप, लॉन्ग ओवरड्यू. ये बहुत पहले हो जाना चाहिए. Right. So with this as a background, now let's हुआ see. क्या? ओके, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा बाद में कि हुआ क्या आर्टिकल 370 के बाद, क्या. Yeah, we'll talk of that, because the new spring with this the background of both these. Let's talk of peace, residual militancy, and Article 370. Right. This is the first thing which I thought will lead on, and you can talk about that. Yeah. देखिए, please go on. ओके, सो देखिए, थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इसको please go ahead. नीचे कर लूं, because it will become a logical flow. Yeah, go ahead. Let us see कि आर्टिकल 370 के बाद हुआ क्या है. यानी कि आर्टिकल 370 से पहला कदम क्या हुआ आर्टिकल 370 के बाद, कि नाउ वी आर एडमिनिस्ट्रिंग J&K एज ए यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी बन गई है, लद्दाख अलग हो गया. लद्दाख तो बहुत खुश है. लद्दाख इसलिए खुश है कि उसको अपना अलग से फंड्स मिलते हैं. लद्दाख वाज गेटिंग अ वेरी अनफेयर ट्रीटमेंट, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, एज फार एज व्हेन इट वाज पार्ट ऑफ J&K in terms of allocation of funds and budgetary and everything, and the attention from the leaders. So they are very happy. उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है. मैं लद्दाख दो तीन बार गया हूं इसके बाद, और बहुत ही अच्छा उनका डेवलपमेंट चल रहा है. J&K में यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, उसमें यह है कि अभी इंस्टेड ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट अगर पहले की जो मिसमैनेजमेंट थी, उसी वजह से ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड मिसमैनेजमेंट एट एवरी लेवल. सो नाउ वंस यू आर एडमिनिस्ट्रिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर, देन देयर इज अ चांस, मतलब देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर कर पाए. और वही ये सरकार ने कर दिखाया है. पहले भी ये स्टेट, J&K स्टेट जब थी, J&K स्टेट को सबसे ज्यादा
असिस्टेंस मिलती थी सेंटर से, लेकिन वो पैसा वो स्कीम्स में कहाँ जाता था उसके बारे में कोई अकाउंटिंग नहीं होती Yeah. थी, So the money अकाउंटिंग never used to go down to the bottom. एब्सोल्युटली। People तो never उसके बाद benefited. If I may, यस, just 1 minute, we'll go ahead. So people never benefited एब्सोल्युटली। from what the center gave. And actually, if you see the amount of money which has been pumped into JNK is quite a bit. एब्सोल्युटली। But the and you do see a lot of development, but has it affected the common man at the bottom? It was not there. It has not been. And I think 370 changed that equation. That Am I is it. right? 370 changed that very well in a very Or effective rather, manner. abrogation of 370. Yes, yes, we know 370 and 35A changed that in an effective manner, because the administration was able to was administered from center. There were no middlemen in between. There Yeah. was no pressure groups like Hurriyat, the political leaders, the business groups, all those groups and cabals were not there. Now, I am just going to read out 2 or 3 statistics to you. This is what has Right. happened. This is what has happened during this time. Uh, After Before you read about statistics, I just want to put a couple of things across on what you right, said. You see, whatever has happened after abrogation of 370 and direct administration from the center, there are a lot of people who think, no, this is not the best thing to happen. Right? There are a lot हाँ, of उसके बारे में भी there उसके are a बारे lot में of भी बात करूंगा। right. There are a lot of criticism on that. I only have जी, one view. I only have one view. There could be criticism on that. We'll talk about that. But यस, whatever happened was better than what was earlier. नहीं आप उसकी चर्चा लेते हैं पहले। जनरल कैसे है, मैं 3-4 बार गया हूँ कश्मीर आफ्टर 2019, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो अपने रिटायर जवानों से भी बात करता हूँ तो वो कश्मीर के हैं, तो वहां से पता लगता है, या मैं 15 को जाता हूँ क्योंकि मैं कोटमांड रहा हूँ, या मैं कुलगाम गया हूँ, मैं पुलवामा, मैं वैसे गया हूँ, गांव देहात के इलाके में, वजूल हाई ग्राउंड गया हूँ। तो इन जगहों में जाकर के आप लोगों से बात करें, तो मैंने बात करी किससे, ये आर्टिकल 370 और 35 के बाद क्या हुआ, तो ये अच्छा नहीं हुआ। तो मैं बोलता हूँ क्या अच्छा नहीं हुआ इसमें आपको? नहीं, बस ये यूनिट टेरिटरी अच्छा नहीं हुआ. बना दिया, हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। सो द पॉइंट इज दे कैन नॉट एक्सप्लेन क्या अच्छा नहीं। मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो गया, काम काज हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो सब ठीक है, टूरिस्ट आ रहा है, वो सब ठीक है, हाँ, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। So it will take a generation or two for that shift to come. Yeah, I agree with that. Allow me to just tell you कि क्या हुआ। मेरी फिगर्स कुछ महीने डेटेड है, पर उससे बेहतर ही होगा। अब पिछले 2-3 सालों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। सब विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है। 53% रूरल एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई चालू हो गई है। 15 पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए हैं और 20 और स्टार्ट हुए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और 50 ऐसे और नए इंस्टीट्यूशंस हैं जो बन रहे हैं, जिससे 25,000 एडिशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलेगी। ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स हैज बीन एम्पावर्ड। कैसे? पंचायत, 3 टियर पंचायत इलेक्शन हो गए हैं। ये आज तक नहीं हुआ। आई नो पॉलिटिकल प्रोसेस एट द स्टेट इलेक्शन हैव येट टू टेक प्लेस, डिलिमिटेशन खत्म हो गई है, शायद वो भी Yeah, होंगे, I understand that. लेकिन नियरली 4,000 करोड़ रुपीस एलोकेट हो चुके हैं पंचायत के रूट के जरिए। तो ये लोकल एस्पिरेशंस को मीट करता है। इसके अलावा सिर्फ सरकार नहीं करती रह सकती, प्राइवेट सेक्टर स्टेपिंग इन। 20,000 करोड़ रुपीस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम 40 प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग-अलग फील्ड से। तो ये इतना निवेश आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, आईटी, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 बड़े-बड़े आईटी पार्क बन रहे हैं जम्मू और श्रीनगर रिस्पेक्टिवली। हाँ, ये है कि ये सब चीजें आने में 2 साल लगेंगे, और वैसे भी हमें थोड़ी पेशेंस चाहिए। अब वहां पे केएफसी है, वहां पीवीसी चलता है, सॉरी मल्टीप्लेक्स चलता है, हल्दीराम बना हुआ है, बुर्ज खलीफा मॉल बना रहा है, इतने एमओयू साइन हुए। यानी ऐसी चीजें जो आज तक पिछले 70-75 सालों में नहीं हुई, अगर हम आज ये चीजें देख रहे हैं तो बहुत एस्पिरेशंस ऑफ द यूथ आर बीइंग मेट। यानी कि आज के लोगों को टूरिस्ट आ रहा है, कोई बंद नहीं, कोई हड़ताल नहीं। इसीलिए
मिलिटेंट्स, इसीलिए टेररिस्ट अब कभी कभी बीच में टारगेटेड किलिंग, ऐसा एक माहौल पैदा करने के लिए जरूर ऐसी हरकत करते हैं जो हमारे को आए दिन सुनने में मिलती है। जनशंकर, आप म्यूट पे तो नहीं हो? आपका म्यूट है जनशंकर, यू आर ऑन म्यूट। Yeah, now can you hear me? या या नाउ आई कैन हियर यू, आप म्यूट पे। See, from all the statistics जो आपने बताया and all the issues which you put out, like Haldiram being there and people going to schools, IITs and all that, to a large extent, Kashmir has been de-isolated, right? There's been a lot of social isolation. There's a lot of developmental isolation because the development was not, development is not only building roads and houses and all. There has to be a social development. There has to be, societal growth, which has now started taking place. That was missing completely, right? And I think that's making a huge change at the bottom. Okay, I'm just highlighting what you या said. Yeah, please या carry on. तो मैं अभी आपके, आई वुड लाइक टू गो बैक टू, आई आस्क्ड यू, मैंने आपको कहा कि आपको रिक्वेस्ट किया पुरानी स्लाइड अपनी दोबारा दिखाएं जब Yeah, मैंने शुरू किया, तो I'll start उसमें that. हमने कहा था कि नहीं, आपने आपने कहा था कि वो जो है ना, इसमें जब आपने लिखा है कि इट विल टेक रेडिकलाइज, तो मैंने कहा था कि इट विल टेक टाइम दी टू Yes. रीगेन दैट स्पेस। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हम माइंड स्पेस की बात कर रहे हैं, तो दिल और दिमाग, इट इज अ बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड मोर देन किलिंग्स एंड वायलेंस। Yeah. दिल, That I मेरे think. In मेरे fact, हिसाब mercifully, I think we've gone past that stage. नहीं, अलाउ मी टू नाउ पुट इट इन पर्सपेक्टिव कि मैं कुछ एक अलग नजरिया देना चाहता हूं। Okay. ये जब तक मैं कोर कमांडर था वहां पे, आखिर में 2016 तक तो मैं कोर कमांडर था, और 2019 में ये हुआ है 370, तो मतलब काफी आखिर तक मैं कोर कमांडर था। मेरे बाद भी ऐसे ही हालात बने रहे 2 साल, और जब तक ये नहीं हुआ 2019 में बदलाव नहीं आया। तो उस टाइम हालत क्या थी? इमोशनल एंगल से, एस्पेक्ट पे देखा जाए तो हालत ये थी कि कश्मीरी यूथ हैड, देयर वाज फियर ऑफ फ्यूचर, हमारा क्या होगा। अगर आप अपना, यू टेक योर माइंड बैक टू हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ यंग टेररिस्ट लीडर जो थे, वो सैयद अली शाह गिलानी को क्वेश्चन करते थे कि आपने दिया क्या हमें। Yes. 20-30 सालों से अगर आपने हम लोग जाके मिलिटेंसी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, वायलेंस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मिला क्या? 30 years, Nothing. नथिंग टू शो। रियाज नाइकू, बुरहान मान, स्पेशली रियाज नाइकू वगैरह ने तो ओपन थ्रेट दिया था गिलानी को। तो Right. मेरा कहने का मतलब ये है कि देयर वाज इन द माइंड ऑफ द यूथ, वन देयर वाज टोटल अनसर्टेनिटी, बिल्कुल अनसर्टेन थे। क्या आजादी किससे चाहिए? जानते नहीं है, बस हम क्या चाहते? आजादी। दूसरा, फियर ऑफ फ्यूचर। ये फियर ऑफ फ्यूचर था कि होगा क्या हमारा, मतलब हम तो ऐसे ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, हम पत्थर मार के मर जाएंगे या गोली चला के मर जाएंगे। तो ये एक तरफ है। What was required, and I've said that on several occasions earlier when I was corps commander, or later also in Delhi, that these are our misguided children and we need to create hope in their minds. On one hand is uncertainty and fear of future, so we need to create hope in their minds. Yeah. And unless you create hope, we will not move towards a solution. And today I'll just like to end this by saying, today आज क्या हुआ है, वो होप जो हम चाहते थे कि होप क्रिएट हो, आज का जो यंगस्टर है, हाँ, जो यंगस्टर्स ने वो पथराव और वो कॉर्डन एंड सर्च और वो ऑपरेशन देखे हैं, उनके दिमाग में वही चीजें बसी रहेंगी। लेकिन जो आज का यंगस्टर है, जब वो देखता है कि टूरिस्ट आ रहा है, जब वो देखता है कि वो ऑनलाइन चीजें कर रहा है और सब कुछ ऑनलाइन काम हो रहा है, वो देखता है बिजनेस चल रहा है, सारे बिजनेस चल रहे हैं, वो देखता है मल्टीप्लेक्स है, वो देखता है ये। तो अगर आप देखें कि अगर 10 साल और यही देखते रहेंगे लोग, नाउ दे There'll हैव be an होप, attitudinal change. देयर इज होप। The No, youth, what I'm. Yeah. youth everywhere. I tweeted, I think yesterday, this morning or yesterday, youth everywhere have similar aspirations. Right. Youth everywhere have similar aspirations. उनको give them
avenues for growth, give them freedom, give them security, and they will want to grow and not get So into these yeah, things. so And what today you're that is trying to, yeah, what, क्या जो आप बोल रहे हैं, you're talking of attitudinal change, जी, right? You're talking of a new hope, a new spring. You have to give them that thing, exactly. right? That's why I said new And spring. how you handle this residual militancy, which is, like you said, We'll talk. that, right? Yeah. And रेजिडुअल मिलिटेंसी में एक लाइन कहने दीजिए आप मेरे को. देखिए, मिलिटेंसी आज इतनी कम आ गई है. 2001 में 2001 में 2100 से ज्यादा टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए थे. दैट वाज द पीक. 2001 या 2002 देयर इट वाज पीक. उस टाइम 5-6 हजार मिलिटेंट्स घुमा करते थे. अभी तो जब मैं कोर कमांडर था तो 300 से नीचे थे रेजिडुअल मिलिटेंट्स, फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट मिला करके. आजकल 100 के आसपास आंकड़े आ गए हैं, कम आ गए हैं. so there's a अभी huge अभी change. There's a huge there's a change. huge change. Yeah. अब And पीस वर्सेस रेजिडुअल मिलिटेंसी में ये होगा. ये जीरो नहीं होने की जरूरत है. ये no, हालात you can't नॉर्मल have, करने की. no, I mean, हाँ, to जीरो तो expect अभी that पंजाब भी चल रहा है. एग्जैक्टली. तो अभी so, we just need to make them wait. irrelevant. We just Yeah, need to so make them irrelevant. so to think that you'll get residual militancy to zero is, impossible. वो कभी होगा नहीं. वो पंजाब में भी नहीं. Yeah, I mean, we'll talk of Punjab a little later. The issues which I want to factor in, the 2-3 issues, I spoke of the Pak factor. Pakistan, जैसे we all know, it will continue. It will try to continue and revive militancy if it can. But today, Yes. Pakistan is not in a stage or in a state of trying to do much more. It has some finite limits to what it can interfere in Kashmir. And this is not what, this is seen on ground also. And this is what their own people say. In fact, some of the Pakistani जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बोला है कि देखिए, ये टाइम आ गया कि कश्मीर ये उनको बोलना है कि भाई ऑल द बेस्ट, आप अपना जो भी प्रॉब्लम है इंडिया के साथ सॉर्ट आउट कीजिए, हम अपना प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि उनका प्रॉब्लम और बहुत ही हो गए. नेक्स्ट पॉइंट यह है कि इंटरनेशनल फिटिंग ऑन कश्मीर, इसके बारे में पहले भी मैंने जिक्र किया था. लोग अभी पहचान गए हैं कि असलियत क्या है कश्मीर के बारे में और इनका क्या प्रॉब्लम है और पाकिस्तान का क्या हाथ है इसके अंदर. तो अभी मेरे ख्याल में इंटरनेशनली पीपल आर सेइंग लेट इंडिया सॉर्ट आउट कश्मीर एज अ इंटरनल फैक्ट मैटर, राइट? एंड दैट इज हैपनिंग, राइट? There's another issue which is, which I'd like to highlight before we get on to the political process, is this, that there's a cycle of militancy which is shifting. Militancy and internationally has a cycle time. Earlier, people used to say it has a cycle time of 10, 15, 20 years. But this cycle has gone to over 30 years. Militancy. The attitudinal change might take time, but the militancy cycle में थोड़ा टाइम हो गया है. अगर हम 83, 84, 85 इनफैक्ट उससे पहले हम देखेंगे तो उस वक्त मिलिटेंसी कहाँ ज्यादा था? पंजाब में. और पंजाब से जब पंजाब का खत्म हो गया था, वो मिलिटेंसी साइकिल यहाँ बढ़ गया था. अभी जैसे यहाँ मिलिटेंसी साइकिल बढ़ रहा है, हो सकता है पंजाब में दोबारा शुरू हो रहा है, उसका संकेत आ रहे हैं अभी. So there is this issue of militancy cycle also which is happening. All this is factoring in a new spring on Kashmir. The issue is, and which we have to think of, how do you handle the political process in Kashmir? What do you see should happen? What should the government do to take this political process off? Because at the ultimate thing, whatever the solution of Pakistan has to be one, winning their hearts and minds, or dil radical space ko hata ke mind space ko hatana, attitudinal change, and a lot of that depends on the political process. So let's jump to the political process and hear your views. देखिए, पॉलिटिकल प्रोसेस अनिवार्य है, इनएविटेबल है, होना है, जरूर होना है. सिर्फ उसके लिए हालात ठीक होने हैं. तो हालात एक तरफ से तो सिक्योरिटी के लहजे से हालात ठीक होने हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक होनी है, वो सब हो रहा है. मेरे हिसाब से आज
सिक्योरिटी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि पॉलिटिकली इवेंचुअली द स्टेट मस्ट रूल इटसेल्फ। एंड J&K अभी यूनियन टेरिटरी है, मुझे उम्मीद है कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो ये एक स्टेट का दर्जा इसको वापस दिया जाएगा। ऐसे लीडरशिप भी कई बार अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो दूसरी तरफ इलेक्टोरली डिलिमिटेशन प्रोसेस एक चल रहा था, वो प्रोसेस खत्म हो चुका है। उस पर काफी उतार चढ़ाव हुआ, बहसबाजी हुई। अभी मेरे हिसाब से हालात ठीक हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए। पंचायत लेवल पे कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेट लेवल इलेक्शन यानी यूनियन टेरिटरी लेवल क्या जाए पहले, या स्टेट, या दोनों इकट्ठे होंगे या एक के बाद एक। लेकिन मेरे हिसाब से शायद, ये मेरा अपना एक एस्टिमेट है, शायद इस साल के एंड में हो सकता है कि अगले साल के जनरल इलेक्शन से पहले, और या फिर उसके साथ ये पॉलिटिकल प्रोसेस जरूर शुरू हो जाए। या सो एक्चुअली जो आपने बोला है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मिलिटेंसी हैज कम डाउन, कम हो गया है। रेजिडुअल मिलिटेंसी है अगर है वो, और वो जाएगा नहीं। Activities have started where you're de-isolating Kashmir societally from India, educationally from India, opportunity wise from India, and you're giving them more opportunities. A lot of investment has gone into J&K and it is flowing in, right? So Yes. there are a lot of opportunities being given to people of J&K to merge with the rest of India. But at the same time, there is a attitudinal change. This attitudinal change, जो है ये, it will take 2-3 generations to change, and you have to be patient. That first word जो हमने इस्तेमाल किया था, strategic patience की जरूरत है. And part of this change is the political process. And the important part of this change is the political process. Yes. Of course, one understands the way the whole thing has been done from abrogation of Article 370 to now. Maybe many of these things, if they had not done, the things wouldn't have come to a stage where the political process can recommence. जैसे आपने बताया, पॉलिटिकल प्रोसेस का डिलिमिटेशन का हो गया, वो अलग बात है। वो द प्लस माइनसेस ऑफ एनी प्रोसेस विल ऑलवेज बी देयर, Yes. ठीक है। पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये आगे ही बढ़ा है, कहानी आगे बढ़ा है, राइट। एंड एक लेटेस्ट संकेत जो मिला है, जो हमें इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, इज इट राइट टाइम टू रिड्यूस द फुटप्रिंट ऑफ द आर्मी इन द वैली, राइट? बिकॉज दिस इज, ये जो द फुटप्रिंट ऑफ द आर्मी इन द वैली हैज हैज बीन डिबेटेड a long time and all that. Now to ease the political process, to make things better as the next step, what do you feel? Because these days you do hear about reports coming in that the government is trying to reduce the army footprint and probably hand it over to the CAPFs. So your views? मेरे हिसाब से जब अगर आर्मी को बुलाया तब गया था जब हालात बहुत खराब हो गए थे, जब पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस मिलकर इसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे ही हालात में आर्मी को बुलाया जाता है। अब हालात, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है तकरीबन 1 घंटा, कि हालात जो हैं अब बेहतर हो रहे हैं और काफी बेहतरी पर हैं। हर आंकड़े से देखा जाए, वायलेंस से देखा जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखा जाए, टूरिज्म के उससे देखा जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस जो मतलब ग्रास रूट लेवल पे तो हो गया है, जैसे भी देखा जाए हालात बेहतर हो गए हैं। तो अगर हालात बेहतर हो गए हैं तो उसूलन तो आर्मी को जरूर हटाना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक कॉशन की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ठीक है अगले महीने 1 तारीख से आर्मी चली जाएगी। That, yeah, I agree with you. It has to मैं be. समझता हूँ कि कोई ऐसे कहेगा भी नहीं। मैं सिर्फ व्यूअर्स को एक समझाने के लिए एक से ब्लंटली एक मैंने चीज कही। तो उसलिए जरूरत है कि हम इसको फेज वाइज विड्रॉल करें, सोची समझे पहले एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि कैसे करेंगे, और फिर आर्मी, इन एनी केस आर्मी रहेगी एलओसी पे। वो हमारा
जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। और एलओसी पे इन्फिल्ट्रेशन को रोकना हमेशा आर्मी की, विद थोड़ा बहुत बीएसएफ यूनिट्स के साथ में, वहां पे बीएसएफ यूनिट्स भी हैं, उनके साथ में 9 बीएसएफ की यूनिट्स एलओसी पर हैं, तो वो हमारी तैनाती रहेगी। हमारी जो रिजर्व फॉर्मेशन इसमें लगी हुई हैं वो अपने ट्रेनिंग रोल में आ जाएंगी, कन्वेंशनल रोल में आ जाएंगी, और राष्ट्रीय राइफल्स को आर्मी अपने आप ही इनके whatever they do, that's a कम कर different रही story. कम कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, ओवरऑल यस, हमें आर्मी को हटाना चाहिए अगर हालात नॉर्मल हो रहे हैं, ताकि एक तभी तो फायदा है। अगर हालात नॉर्मल रहें और हम भी वहां पे रहें तो वो ठीक नहीं, लेकिन ये है कि हमें उसको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा कि मान लीजिए दोबारा कोई हालात बिगड़ते हैं या कोई बहुत हाई प्रोफाइल टेरर इंसिडेंट्स होते हैं, तो जो आर्मी की फॉर्मेशंस हैं वो एक रीएश्योरेंस रोल में कहीं आसपास एक्टिव Yeah, ऑपरेशन so what you're एनवायरनमेंट trying to में say कहीं is आसपास army, रहनी चाहिए। yeah, the army should be taken out slowly and steadily, right? Taken out doesn't mean it is relocated out of JNK, because the conventional threat is still there, यस, right? दे You have to still guard the LOC. You still Yes. have to have reserve formations, not only to for against Pakistan, if you have to react also against China also, yes, right? So they will be there, and those reserve formations also should serve the purpose of handling the situation if it develops. yes, It also gives the thing that reinforces the faith amongst the local people, right? You make your normal contacts, so that look, the army is there. They're not in action, but they're there, and we can yes, always go to them. And for those miscreants who want to continue with their activities, they know that the army is there and they can get back on the streets. So I think a planned approach has to be taken, a graduated and an incremental approach has to be taken. If I were the military use of incremental approach, right? yes, It cannot be this thing. And increasingly, the CAPFs and the paramilitary forces have to take over the role of not anti-militancy operations, because that's where I think you need to have a change in mindset. I think they have to get back to maintaining of law and order. The yes. significant shift will be if you leave militancy operations and shift to law and order operations, like maintenance of law and order, like it happens in any other place in India. And one more thing if I may add, कि and the state has to continue, यानी कि चाहे वो जैसे आर्मी करती थी विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स पे बहुत तवज्जो देते थे हम लोग, तो ऐसे ही फिर वो स्टेट को, ये सीएपीएफ को ये रखना है कि हमारे को याद रखना है कि हमारा मुद्दा अभी भी वो माइंड स्पेस है, और अगले कुछ सालों तक हमेशा रहेगा माइंड स्पेस ऑफ द कश्मीरी यूथ। तो हमारे को उस तरफ भी तवज्जो देनी है। Yeah, right. And we'll leave it at that. Yes. Yeah, okay. I'll get to that. Okay, questions. We'll take a few questions. We have some time. In fact, we'll extend some time. Raghunandan says demographic change and religion change is the only way to win, because Islamists and separatists are with Pakistan on religious basis. Sir, your views on it? Yes, Satish, you can take it on. Short answer, no, sir. Thank you. Yes, I completely agree. This is the worst way to go. This is no way to do such things. Yeah, right. You cannot think of these things. If you do this, you're going to take Kashmir back by 30 years. नहीं, अगर हमने ऐसे करना होता तो हमने इतने फौजियों की, हम पुलिस वालों की सबकी जाने क्यों गवाही होती थी पिछले 30-35 सालों में। ये तरीका नहीं है। ये भारत सभी धर्मों का देश है और वो उनका प्रांत है। इसमें जो गलत काम पे जाएंगे हम उनके पीछे पड़ रहे हैं। ये तरीका नहीं है रघुनंदन सर। So Raghu, I think we'll have to rethink. This is not the best way to do things. Please remember, there's a substantial amount of Muslim people out there. Where will you take them even in your solution? So it's not so easy, right? Let's not get too emotional about it. Right. John Doe says the bilingual format works great and helps both us understand even a language tutorial. Oh, thank you, John. ये अच्छी बात है. Because we'll have to ask him which language did he like better, or perhaps no prizes for missing that. Yeah, I agree with you.
Yeah. Venki says, ask General Sir, Sir, your thoughts on sleeper cells and dormant modules still operated by staying within the system and government's inability to weed out these due to bureaucracy. Take it on. Very, very good question. Very thought provoking question and a thinker type. ये जब तक स्लीपर सेल रहेंगे और यानी कि ये स्लीपर सेल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कल एक दिन में सब खत्म हो जाएगा। स्लीपर सेल रहेंगे, डोर्मेंट मॉड्यूल रहेंगे, ये रहते रहेंगे। और आप कह रहे हैं गवर्नमेंट्स इनेबिलिटी टू वीड दीज आउट ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी, दैट इज ट्रू विद इन द लिमिट्स ऑफ योर क्वेश्चन। बट आप ये देखें कि पिछले 2-3 साल में हमने आज उसके ऊपर चर्चा नहीं की, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है बाय इटसेल्फ। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने न सिर्फ हाई एंड माइटी एंड पावरफुल लोगों को, लेकिन सबसे छोटे से छोटे इन्वॉल्व लोगों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको उनका नकाब उतार दिया है, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच कर दी है। कितने पॉलिटिकल लीडर, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर का आप नाम लीजिए, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की हुई है। जो सेपरेटिस्ट वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज अटैच की हुई है। ये जो फंड फ्लो को रोका गया है, तो ये डोरमेंट सेल, ऐसे कितने मिलिटेंट लीडर हैं। आज सुबह या कल की स्टेटमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर की कि उन लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को नौकरी दी या मिलिटेंट्स की फैमिलीज को नौकरी दी थी इस दौरान। यानी कि वो गवर्नमेंट जो है, बहुत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट स्पेसिफिकली, बहुत, और एनआईए मोर, ये दोनों मिलकर के ये बहुत मुस्तैदी से, थॉरोली ये इनके पीछे जा रहे हैं। जो जैसे आपने कहा, डोरमेंट modules and sleeper cells are very small things. Even the big fish have been caught. Yeah, and also remember, not everyone can be eliminated. You have to contend with this problem for some time ahead. Okay, so don't think that things are not been done. In my life, I've never seen such actions being taken in the past 2 years. I mean, I've never seen actions being taken in the past 30 years, which have been taken in the past 2 years to weed out a lot of things. So I leave it at that, right? Okay. Another interesting question. Should Jammu be separated from Kashmir? No, sir. Yeah. There is no question of separating Jammu from Kashmir. Please remember, they both really balance each other. We cannot. Right. Next thought by Venki Penmaneni is a few thoughts on army efforts to break the ice and bring transformational change in the psyche of the Kashmiri youth and connect with India. Yours, all yours. देखिए, आर्मी एफर्ट तो बहुत सालों से चल रहा है। आर्मी एफर्ट, हमारे आर्मी गुडविल स्कूल चलते हैं, हमारे आर्मी की इतनी स्कीम्स चलती हैं, ऑपरेशन सद्भावना चलती है, जिसके तहत इतने सारे यूथ जो हैं हमारे फोल्ड में आ गए हैं। लेकिन दैट इज लेस। हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत, या जेएनके में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए आर्मी के एफर्ट्स टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन दिस साइक तो हो ही रहा है। ये जरूरत है स्टेट को बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्केल पे ये कार्रवाई करने की, और अब की जा रही है, पिछले 2-3 साल में की जा रही है। आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी कर दीजिए, लोगों को एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ दे दीजिए, आप वायलेंस को कम कर दीजिए। अब लोगों को पता है रोज स्कूल खुलते हैं, मार्केट बंद नहीं होती। मैं वहां पे जब कोर कमांडर था 1.25 साल, मेरी वाइफ श्योर नहीं होती थी मैं लाल चौक मार्केट जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, आज जाऊं कि नहीं जाऊं, कल जाऊं, यानी किसी को पता नहीं था। टूरिस्ट हमेशा पूछते थे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली पूछा करते थे, इज इट सेफ टू कम देयर? आजकल कोई नहीं पूछता। मेरा कहने का मतलब है, ये एक हालात में चेंज है, ये पूरी स्टेट को लाना पड़ेगा। ये सिर्फ आर्मी टाइम, इट्स गोइंग टू टेक टाइम। वी रिक्वायर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। या, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस इंपोज्ड ऑन जमातिया इस्लामी स्कूल्स? Well, some restrictions have been imposed, some monitoring is being carried. मतलब कुछ restrictions लागू की गई हैं, कुछ monitoring करी जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि हम उन जमात के स्कूलों को या मदरसों को बंद करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो गलत सिखलाई ना दें, रेडिकलाइज ना करें, जो कि काफी उनमें से उस तरफ चल रहे थे। बाकी
वो इस्लाम की सिखाई दें तो ठीक है, या वो नॉर्मल पढ़ाई, क्योंकि वो नॉर्मल पढ़ाई हर जगह में लोग स्कूलों में नहीं जाते, वो मदरसे में जाते हैं, और अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, अच्छे टीचर्स भी हैं वहां पर। Right. Ask generals your views on army reduction in JNK. I think we have वी हैव handled it, कवर्ड दैट। right? हम Uh, okay. Ask generals, even if Pakistan collapses, will China allow us to take back POK? Well, that's a far-fetched चलिए, question. Huh? ओके, छोटा It's a छोटा जवाब। far-fetched question. Yeah. हाँ, Go ahead. गो अहेड, गो Yeah, go ahead. अहेड। छोटा जवाब, मुझे बताइए, क्या आप अभी एक मुहिम करके वो हिस्सा भी लेना चाहते हैं जहां की पॉपुलेशन आपको हॉस्टाइल होगी? क्या हम अभी जे-एंड-के से जूझ रहे हैं, उस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि पिछले 30, 40, 50 सालों में हमें क्या-क्या मुश्किलें आई? अभी भी वो सुलझा नहीं है, सुलझ रहा है। और आप चाहते और हैं कि हम और ऐसी आबादी ले लें जो बिल्कुल ही हमारे खिलाफ होगी? तो हमें हमें सोचना चाहिए, पाकिस्तान yeah, कोलैप्स you हो या know, ना हो, और पाकिस्तान कोलैप्स भी मेरे समझ से बहुत leave ज़्यादा that. ड्रामेटिक है। Jindal, just leave that out. Look, the यस, point why I brought this out is this. You have to have this bird in hand first. You're looking at the जी। second in the bush, right? Let's get this bird first in our hand, which not yet in our hand. And you want to take something more? I don't think we should bother about it. Okay. Now, Sandeep has asked the interesting thing. Interesting to see the viewpoints of two senior army people. It would be interesting to see how they handle the difference in opinion. Let me answer this, Satish. We've ओके, handled difference of opinion throughout our life. Anyone who's gone into Kashmir has handled only difference of opinion, right? The the shades of problems in Kashmir changes with street to street, village to village, and district to district, and region to region. And we've handled it. It is time that we started thinking together and doing things together. Am I right or wrong? एब्सोल्युटली। देयर इज, Right? यू नो, डिफरेंस इन ओपिनियन बड़ी मैच्योरिटी से हैंडल हैंडल किया जाता है। हम लोग हम हमारी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है। ये कोई हम जज्बाती होकर काम नहीं करते हैं, प्रोफेशनल आर्मी है। चाहे हमारा डिफरेंस ओपिनियन आपस में हो, कलीग्स के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, सुपीरियर्स के साथ, उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। और वो क्यों? वो इसलिए है कि सबको पता है कि सबका मुद्दा, सबका गोल एक है। Yeah. Right. Kishore Kunal, thanks Kishore for your generosity. Should India rely on Russian weapon system? If it's okay, why Russia is not forwarding in Ukraine? It's military leadership problem. Kunal, I'll take this question on during a open answer because this we're talking of Kashmir. I don't want to divert away into Ukraine. I'll answer this question to you personally later. Right? Okay. Uh, Tejas says terrorists are guided from Maulana from masjids through center and state security agency crackdown. I think you answered this question in part यस, already because there is a change which is happening. या Educational institutes, religious institutes, all these have now come under the ambit of the government. The focus is there, right? Okay. Now let me ask. This is a little prickly question, I think, but we have to face it. Even with the presence of the army in JNK, Hindu pundits are still being targeted. So will not the situation deteriorate if army moves out? Any views on how pundits will come back and feel secure? ओके। Yeah. सो देखिए, आर्मी को कभी ना कभी तो जाना है। आप आर्मी को वहां बिठाए नहीं रख सकते। अगर आज नहीं जाएंगे तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कभी तो जाएंगे। जब कभी हालात आप समझेंगे कि ठीक हो गए हैं, इस हालत पे आ गए हैं कि पुलिस उसको संभाल सकती है, तो आर्मी वापस जाएगी। आप अब आई डोंट नो संदीप रेड्डी जी, मैं आपकी उम्र नहीं जानता हूं, लेकिन हमने, जनरल शंकर ने, हमने हमने यंगर डेज में सर्विस की हुई है नॉर्थ ईस्ट में। मिजोरम और नागालैंड में यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट टेररिज्म एंड द एनकाउंटर्स। वो ट्राइबल पीपल यूज्ड टू कम, दे वर वेरी
वेरी ब्रूटल। तो किसी ने सोचा नहीं था कि मिजोरम में ओवरनाइट 1986 में ओवरनाइट आफ्सपा और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया, सरकार बिठा दी, जो पहले मिलिटेंट लीडर था वही इलेक्ट हो गया। लेकिन जैसे भी है, एक सरकार बनाई गई और आज वो स्टेट में जीओसी जब था, मेरे जनरल था, वो मेरे अंडर थी, एक बहुत ही कूल एंड काम स्टेट है। जिन लोगों ने पंजाब में, जिन लोगों ने त्रिपुरा में, जिन लोगों ने पंजाब में जो मिलिटेंसी देखी हुई है, जो जिन्होंने ऑपरेट किया हुआ, वो आज अगर उनको बताना जाए वो सोच नहीं सकते कि हालात यहाँ पे कितनी वायलेंस रही होगी। तो यहाँ पर भी It will take time. एक टाइम लगेगा। आप और हमारी पीढ़ी यही सोचती रहेगी। हम उस टाइम यंगस्टर्स थे, जो मैं पुरानी बात कर रहा हूं, और अब मैं रिटायर हो गया हूं 2-4 साल पहले, और जनशंकर भी। तो हम देख रहे हैं कि टाइम लगेगा। आप नहीं तो आपके बच्चे देखेंगे कि जम्मू कश्मीर वो जन्नत है जिसके बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते रहे हैं, और अब हम एटलीस्ट उस कगार पे हैं कि हालात बदलने लग गए हैं। आखिरी चीज, कश्मीरी पंडित कैसे वापस आएंगे? मेरी समझ से कश्मीरी पंडित तभी वापस आ पाएंगे जब हालात इतने अच्छे हो जाए। ये हम सिक्योरिटी देकर के कश्मीरी पंडित को बुला ले वापस तो नहीं आते। लेकिन एक चीज और है, इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। जैसे आपका बच्चा, जब कभी यहां से कोई अमेरिका, कनाडा, यूरोप चले जाते हैं और धीरे धीरे आपके बच्चे वहां पढ़ने लग जाते हैं और वहां बड़े होते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं मैं वापस आ जाऊं इन माई रूट्स, टू माई रूट्स, तब आपके बच्चे नहीं आने देना चाहते आपको। वो इसलिए क्योंकि ये बच्चे अमेरिकन बन गए हैं या कैनेडियन बन गए हैं, यूरोपियन बन गए हैं। Yeah, सिमिलरली अब कश्मीरी पंडित जो पिछले 30 साल से अगर बाहर चले गए हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में भी चले गए हैं, अब उनके बच्चे शायद वापस आने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये एक समस्या है जो उन्हें अब आपस में जूझनी होगी। वो सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, वो एक इमोशनल इशू है। yeah, these are long-standing issues. You can't have, solutions to these overnight, right? It's a generational issue. Like it took 3 generations for us to come to this level, it will take another 3 generations to reverse this whole process. And it will happen. I am very confident, right? It will happen for many reasons. And we'll discuss Pakistan in a different manner because what you're talking of has something to do with Pakistan. And unless you analyze Pakistan in a different manner than what we have done so far, we will not hit the target. And I'll do it one of these days. Don't worry. Okay. Pratik, thanks a lot. Is China pushing Russia to mediate between India-China relations and trying to unite anti-Hindu Muslim countries in other side? Pratik, I'll take this question on again. Right? When I take this is not the forum because I want to concentrate on J&K today and Kashmir today. Right? Yes. We'll take this on. Both these questions which came earlier, I'll take it on. Then, of course, need of more such web sessions to de-radicalize young minds. Thank you, Ganashot. I completely agree. Thanks, Venki. Unless we start believing in ourselves and unless we start believing in the Kashmiris or brother, unless we start telling our children different things, we will not change. And if we can't change, they'll not change. Right? This whole process is about changing. And the whole process is of amalgamating people. That attitudinal change is one of the most important things in this, right? Yeah, there's another thing that the Kashmiri problem is gifted by our beloved Prime Minister and what Kashmiri people want. Again, this is an attitudinal change, right? There's no point in saying, looking back and saying, this man was the only one responsible. He was not the only one responsible for this problem. There are a whole lot of events, and it is not a one-sided problem that it happened overnight, right? There were Britishers involved in it. There was Muhammad Ali Jinnah involved in it, and the whole lot of Muslim League on the other side involved in it. That's that's an oversimplification to blame. Yeah. एक आदमी को blame करना ये कुछ ज्यादा ही oversimplification. Yeah. And there's a whole country which is involved. All of us were part of this process, right? So I think, I've seen this many times. I'm not saying it with any,
thing against any one of you, but I think all of us had to have a broader vision when we deal with so many millions of people. How to change their mindsets, right? We have to change. Pillaring one man, one family, one party, and saying, okay, they are the villains of India is also not the right way to go ahead. We have to take everyone along, right? And it will happen. Okay. And there are so many other questions, General Dua. I don't want to, uh, what shall I We've say, already been continue with, yeah. 75 minutes. Okay, we've taken a long time. I think we have had a great discussion. What I जो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि हमारा कोशिश यही होगा कि और भी आप हम मुद्दे उठाएं एंड विल टॉक ओपनली विद ऑल ऑफ यू। ये हम जो बात करेंगे और उसमें पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें कोई हमारा खुद का एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हमने अपना एक्सपीरियंस और हमारा सर्विस के एक्सपीरियंस में हमने क्या महसूस किया, किस तरीके से ये इशू हैंडल किया, और हम अपना दिल और दिमाग से बात करेंगे आप सब लोगों के साथ, राइट? ये तो आज हो गया कश्मीर की बात। आगे जाके फ्राइडे के दिन हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे एक ब्रिगेडियर अरुण सहगल के साथ, जो अपना ट्रैक टू डायलॉग वगैरह में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अगले हफ्ते हम अफगानिस्तान के बारे में भी बात करेंगे, वहां का क्या हालत है और वहां क्या है, और उस आदमी से बात करेंगे जिन्होंने अफगानिस्तान को काफी नजदीकी से पढ़ा है, राइट? हमारा ये है कि ये क्योंकि कश्मीर का मुद्दा को समझने के लिए और एक सुलह तक जाने के लिए इन सब रीजन्स का और इन सब में क्या हो रहा है इसके बारे में समझना अनिवार्य है। एंड विल गेट बैक टू जनरल सतीश दुआ आफ्टर सम टाइम on this issue. Your closing comments, Satish, before we say Jai Hind. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इस सेशन के लिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इम्ब्रोग्लियो है। इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स रहे हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा दोष, जैसे किसी ने एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर दोष डालना चाहा, मैं सबसे ज्यादा दोष दूंगा इस आर्टिकल 370 को। इस आर्टिकल 370 की वजह से हमारे बीच में एक किस्म से जरूरत पड़ी कि कोई बीच में लिंकेज चाहिए, वरना डायरेक्ट पब्लिक का गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं रिलेशन हो सकता। और हमने कुछ एक आर्टिफिशियल बीच में बैरियर्स बना दिए, और उसी वजह से ये चीजें बढ़ती गई। फिर ऑफ कोर्स दूसरी तरफ, क्योंकि एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो रिलीजियस एफिनिटी का फायदा उठा करके उन्होंने फिर रेडिकलाइज किया अपने फायदे के लिए, क्योंकि 1971 वॉर में हमने उनके देश के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने सोचा कि वो तो कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकते, उन्होंने फिर यही चाल चली कि पहले पंजाब फिर पाकिस्तान, जहां हो सके वो, आई बेग योर पार्डन, पहले पंजाब फिर कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहां हो सके उन लोगों ने कोशिश की कि अपना मॉरल, मटेरियल, फाइनेंशियल, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे करके वो हमारे खिलाफ भड़काए एक नॉन कन्वेंशनल वॉर में, सब कन्वेंशनल वॉर में। तो अब हमने काफी भारी प्राइस पे किया है अपने, इतने हमने फौजी, पुलिस, सीआरपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों कितनी हमने नुकसान उठाया है इतने 30-35 सालों में। अब इसके बाद अब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, और एक नया स्प्रिंग, न्यू स्प्रिंग, या हिंदी में कहेंगे एक नई शुरुआत का एक के आसार नजर आ रहे हैं। तो मेरी समझ से, जैसे हमने चर्चा की है, हम सब, मुझे मालूम है आप सब भी उम्मीद करते हैं कि कश्मीर दोबारा से वैसा ही हो जैसा हम इसके बारे में पहले जब हम बचपन में थे सुनते आए थे और देखते आए थे, और मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। आमीन। जय हिंद। राइट, थैंक्स अ लॉट। इसीलिए हमने ये हेडिंग लिखा था, नया स्प्रिंग, न्यू स्प्रिंग, नया बसंत, राइट? ओके, विल क्लोज दिस टॉपिक हियर। कल हम बात करेंगे बैटलफील्ड नेटवर्क्स के बारे में, मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ द सेंचुरी के हमारा विषय है। अब कृपया आइए, हम
मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को हम सरल हिंदी में और इंग्लिश में सरल व्याख्या में हम बता रहे हैं आप सब लोगों को। मैं कल शाम को दोबारा 8 बजे आपके साथ उपस्थित होऊंगा विद जनरल राजीव नारायणन। थैंक यू, कल देखेंगे। जय हिंद एंड थैंक्स सतीश, जय हिंद टू यू ऑल्सो। थैंक यू सर, जय हिंद।